नमस्कार दोस्तों, संस्कार अकादमी की यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास में हमारी जो सीरीज चल रही है वह वैदिक सभ्यता। इससे पहले वैदिक सभ्यता पर 2 पार्ट हो चुके हैं, जिसमें हमने वैदिक सभ्यता के साहित्यिक स्रोत को समझने की कोशिश की थी। ठीक है, वैदिक सभ्यता के साहित्यिक स्रोत या वैदिक ग्रंथ, ठीक है, जिसके अंदर हमने वेद, 2 प्रकार के ग्रंथ पढ़े। एक पढ़े हमने वेद या वैदिक साहित्य और एक पढ़ा हमने उत्तर वैदिक साहित्य। ठीक है, कल का छोटा सा परिचय पिछली 2 क्लासों का हमने वैदिक साहित्य पढ़ा, उत्तर वैदिक साहित्य पढ़ा, जहाँ हमने वैदिक साहित्य में वेद रखे, ब्राह्मण ग्रंथ रखे, आरण्यक रखे, उपनिषद रखे। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ रखे, आरण्यक रखे, उपनिषद रखे, वेद रखे। उत्तर वैदिक साहित्य में हमने इस वैदिक सभ्यता से संबंधित 2 पढ़े। एक पढ़े थे हमने उपवेद, ठीक है, उपवेदों की चर्चा की, और एक पढ़े हमने वेदांग। उपवेद 4 थे और वेदांग कितने थे? 6। इसके अलावा कुछ और साहित्य भी है जिसकी उत्तर वैदिक साहित्य में ही रचना की गई या उसको उत्तर वैदिक साहित्य में रखते हैं। मैं अभी सिर्फ उनके नाम बताऊं आपको, जैसे कि स्मृति ग्रंथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मनु स्मृति। 2 हमारे महाकाव्य, एक रामायण और दूसरा है महाभारत। ठीक है, उत्तर वैदिक साहित्य में हमारे 2 ग्रंथ रामायण और महाभारत। इसके बाद हमने 4 वेदों को विस्तार से समझा था, जिनमें हमने चर्चा की थी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उन वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, उन वेदों के उपनिषद, उन वेदों के आरण्यक ग्रंथ, उन सभी की हमने विस्तार से चर्चा की। ऋग्वेद भारत का पहला लिखित ग्रंथ है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था, जिसमें 10 मंडल थे, 10,598 सूक्त थे और 10,598 मंत्र थे और 1028 सूक्त थे। तो इनकी हम कल चर्चा कर चुके थे। आज हम चलते हैं वैदिक सभ्यता की ओर। देखें क्या है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता या वैदिक संस्कृति, सीधी सी बात, वैदिक सभ्यता को जो समय है वो 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है, लेकिन इस वैदिक सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया। एक भाग ऋग्वैदिक काल और दूसरा भाग उत्तर वैदिक काल। ठीक है, एक भाग ऋग्वैदिक काल है और एक भाग उत्तर वैदिक काल है। इन दोनों का समय अलग अलग है, जो भी चीज़ हुई इसके अंदर उनको अलग अलग बांटा गया है। तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का समय, तो ऋग्वैदिक काल के समय की बात करूं तो ऋग्वैदिक काल का समय है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व में ऋग्वैदिक काल प्रारंभ होता है और 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल चलता है। इसके बाद कुछ परिवर्तन हुए और उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल दोनों विभाजन हो गया, और उत्तर वैदिक काल का जो समय निकल करके आया वह समय था 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व। ठीक है, उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट बात, ऋग्वैदिक काल को लोहे की जानकारी नहीं थी, मतलब ये लोहे से परिचित नहीं थे। वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को डिस्कस करने से पहले या इसको समझने से पहले हम एक छोटा सा अंतर पढ़ रहे हैं कि ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में मोटा मोटा अंतर क्या था। ठीक है, कि क्या अंतर था, उस अंतर को स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको आगे जब आप ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन पढ़ो तो आप अंतर कर पाओ
कि उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल में अंतर क्या था। तो इसलिए सामान्य से छोटे छोटे पॉइंट है जिनको आप ध्यान में रख करके चलें। तो ऋग्वैदिक काल को लोहे की जानकारी नहीं थी, मतलब ये लोग लोहे से परिचित नहीं थे और ये लोहे से परिचित थे, ठीक है, इनको लोहे की जानकारी थी। तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में विभाजन का जो सबसे बड़ा आधार बना था, इन दोनों में विभाजन का जो आधार था वह लोहा ही था, ठीक है। दोनों सभ्यताओं में विभाजन का जो आधार था वह लोहा था। नेक्स्ट पॉइंट, क्षेत्र या इनका पहले अपन देखते हैं। जो ऋग्वैदिक काल था वो रचनात्मक काल था और उत्तर वैदिक काल को परिवर्तन काल कहा गया है, ठीक है। रचनात्मक काल, ऋग्वैदिक सभ्यता की शुरुआत हुई है 1500 ईसा पूर्व में शुरू हो रही है, तो ये अभी अपनी रचना में चल रहा है, निर्माण कर रहा है, तो इसे रचनात्मक काल कहा गया। और उत्तर वैदिक काल बाद का समय है तो इसे परिवर्तन काल कहा गया। तो ऋग्वैदिक काल रचनात्मक काल है और उत्तर वैदिक काल परिवर्तन काल है। नेक्स्ट बात करें अपन इनकी प्रदेश की कि इनका क्षेत्र कौन सा था। तो इस ऋग्वैदिक काल की सभ्यता के लोगों का जो क्षेत्र था वह था सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश। और इनका जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र आगे बढ़ा, सभ्यता का विस्तार हुआ, साम्राज्य का विस्तार हुआ, तो इनका जो क्षेत्र बना वह यहाँ से निकल करके, यहाँ से आगे बढ़ करके गंगा यमुना दोआब तक पहुँच गई। गंगा यमुना दोआब। तो मैं इन दोनों की व्याख्या करता हूँ कि सप्त सैंधव प्रदेश क्या है और गंगा यमुना दोआब क्या है। देखना इधर, ये उत्तरी भारत, ठीक है, ये उत्तरी भारत है और उत्तरी भारत में जो उत्तर वाला पार्ट है, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सिंधु नदी। और सिंधु नदी चाइना तिब्बत से निकल करके भारत और पाकिस्तान में बहने के बाद में अंत में जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। इसी सिंधु की सहायक नदियाँ जिनमें एक झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये तो हो गई 6 नदियाँ। बात हो रही है सप्त सैंधव प्रदेश की। एक नदी है जिसका नाम है सरस्वती नदी, जो वर्तमान में नहीं बह रही है, लेकिन ये पश्चिमी राजस्थान में बहती थी और अंत में जाकर के ये सभी नदियाँ अरब सागर में जाकर के गिर जाती थी। तो इन 7 नदियों का जो क्षेत्र बना है उसे ही सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। मैं यहाँ नाम नहीं लिख रहा हूँ, अभी इंपॉर्टेंट अपनी नदियाँ नहीं है, अभी इंपॉर्टेंट है कि सप्त सैंधव प्रदेश क्या है। सैंधव यानी कि सिंधु नदी के आसपास के प्रदेश को सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया, जिसमें 7 नदियों का जिक्र है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, और जो 7वीं नदी है उसका नाम है सरस्वती, जो वर्तमान में नहीं बहती है, इसलिए उसे दृश्यवती नदी भी कहते हैं। तो सप्त सैंधव प्रदेश था और इनका क्षेत्र यहाँ से आगे बढ़ा और ये गंगा यमुना दोआब तक पहुँच गए। गंगा यमुना दोआब क्या है, इसी मैप में देखते हैं अपन। यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गंगा, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर से 2 धाराओं के रूप में एक नदी निकलती है जिसका नाम है गंगा, और इसी गंगा के इस दिशा से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना, ठीक है। और यमुना आगे जाकर के इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। तो गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है उसे ही बोलते हैं दोआब, ठीक है। 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। तो यह लोग सप्त सैंधव प्रदेश से निकल करके इस दोआबी प्रदेश तक अपना विस्तार कर चुके थे, इसलिए उत्तर वैदिक काल के लोगों का जो क्षेत्र था वह गंगा यमुना दोआब तक बढ़ गया था। और इनका कौन सा था, सप्त सैंधव प्रदेश। तो प्रकृति का नियम है विस्तार। आज अगर व्यक्ति एक मकान में रह रहा है जिसमें 4 कमरे हैं, तो आगे उस परिवार का काम उन 4 कमरों से नहीं चलेगा, उसे अपना विस्तार करना पड़ेगा और कमरों की संख्या 8 करनी पड़ेगी। तो जब जनसंख्या बढ़ी, विस्तार हुआ, साम्राज्यवाद आया, साम्राज्य की इच्छा जगी, जन से जनपद बने, तो इनका क्षेत्र यहाँ से बढ़कर के गंगा यमुना दोआब हो गया, ठीक है। तो समय 1500 से 1000 है, उधर 1000 से 600 है। लोहे की जानकारी इनको नहीं है। विभाजन का सबसे बड़ा आधार ही क्या था, लोहा, और वो लोहे से परिचित थे। यह रचनात्मक काल कहते हैं, इसे परिवर्तन काल, सप्त सैंधव प्रदेश, और उसे गंगा यमुना दोआब। और बात करूं
इन्होंने अपने प्रदेश को जो नाम दिया, ये तो भौगोलिक दृष्टि से हो गया, इन्होंने अपने जो प्रदेश को नाम दिया वह नाम दिया ब्रह्मव्रत। ठीक है, इनके प्रदेश को ब्रह्मव्रत कहा गया और इनके प्रदेश को ब्रह्म ऋषि देश। ठीक है, ब्रह्म ऋषि प्रदेश, इनके प्रदेश को ब्रह्मव्रत कहा गया और इनके प्रदेश को ब्रह्म ऋषि देश कहा गया। ठीक है, यही भौगोलिक दृष्टि से और ये इस क्षेत्र का नाम ब्रह्मव्रत और ब्रह्म ऋषि देश। नेक्स्ट बात करूं राज्य। ऋग्वैदिक काल में राज्य को क्या कहा गया और उत्तर वैदिक काल में राज्य को क्या कहा गया। अगर आज वर्तमान की बात करते हैं तो देश में जो छोटे छोटे भाग हैं उनको राज्यों में बांटा गया है। राज्यों में मुख्यमंत्री और देश या राष्ट्र में प्रधानमंत्री, लेकिन यहाँ पे जो शासन का सबसे बड़ा क्षेत्र था उसे राज्य के आधार पर उसे जन कहा गया। क्या कहा गया? जन। जहाँ राजा की सत्ता थी, राजा के राष्ट्र राज्य को क्या कहा गया? जन कहा गया। ऋग्वैदिक काल में राज्य को जन कहा गया और उत्तर वैदिक काल में जनपद कहा गया। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में राज्य को जन और उत्तर वैदिक काल में जनपद कहा गया। ठीक है, जन क्या थे? छोटे छोटे कबीलाई क्षेत्र थे, छोटे छोटे कबीलाई क्षेत्र थे, जैसे भरत, ध्रुव, यदु। ठीक है, तो छोटी छोटी कबीलाई क्षेत्र थे। जब विस्तार की आवश्यकता हुई, कृषि का विकास हो गया, तो ऐसे में एक छोटे क्षेत्र ने दूसरे छोटे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तो एक जन प्लस दूसरा जन, ठीक है, एक से दो या दो से तीन जन मिलकर के क्या बन गए? जनपद बन गया। ठीक है, जन एक छोटा कबीला था, उनके साम्राज्य की इकाई थी, उनके शासन की इकाई थी, तो दो जन मिलकर के क्या बन गए? जनपद। और इसी उत्तर वैदिक काल के बाद में जिसका विकास होता है वह युग आता है महाजनपद, जिनकी संख्या 16 बताई गई है कि प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। लेकिन इनकी बात बाद में, पहले जन आया, फिर दो जन मिलकर के क्या बनी? जनपद, और फिर बाद में क्या आएगा? महाजनपद। लेकिन महाजनपद का उत्तर वैदिक काल से संबंध नहीं है। जब उत्तर वैदिक काल समाप्त हो जाएगा उसके बाद 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, यानी कि यह खत्म होने के बाद में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो युग आएगा वह कौन सा होगा? महाजनपद। अब राज्य को जन कहा गया तो राज्य का एक शासक होगा और शासक को नाम दिया जाएगा। यहाँ तात्पर्य ऐसे है, जब भारत के अंदर मुगल डायनेस्टी थी तो मुगल शासकों ने अपने आप को बादशाह कहकर पुकारा था, वह बादशाह कहलाए थे। जब हिंदू शासकों का अधिकार था तो वह राजा, सम्राट कहलाए थे। जब सल्तनत काल का शासन था तो उन्होंने अपने पद को सुल्तान कह के पुकारा था। तो ऐसे ही यहाँ पर राजा के पद को क्या कहा गया? शासक के पद को क्या कहा गया? तो यहाँ पर राजा या शासक के पद को नाम दिया गया है राजन या राजा। राजा के पद को नाम दिया गया है राजन या राजा, और यहाँ पे राजा कहा गया। ठीक है, यहाँ शासक को राजन कहा गया, राजा भी कहा गया, लेकिन यहाँ पे शासक का नाम किस नाम से? राजा के नाम से। यह अंतर है अपना ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में कि कहाँ पर किस चीज़ को किस नाम से जाना गया है। तो आगे जब अपन पढ़ेंगे इनका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन, तो आपको ये चीज़ें काम आने वाली है। आप समझ जाओगे कि किस चीज़ की बात की जा रही है, उत्तर वैदिक काल की बात की जा रही है या ऋग्वैदिक काल की। तो अपन इसका अंतर पढ़ना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे शासक को राजन और यहाँ पे क्या कहा गया था? राजा कहा गया था। बात करें पद की। पद, राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था। राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था। ठीक है, यहाँ राजा वंशानुगत नहीं था। मतलब यह नियम है भारत के अंदर, जब नियम था, जब मौर्य साम्राज्य, मगध साम्राज्य आता है उसके बाद यह नियम बन जाता है कि राजा के बाद में उसका पुत्र ही शासक बनेगा। तो वंशानुगत परंपरा उसे कहते हैं कि जब राजा की मृत्यु हो जाए या राजा पद त्याग दे तो उसके बाद उसका पुत्र ही क्या बनता है? शासक। चाहे पुत्र योग्य हो या नहीं हो, लेकिन उसी के पुत्र को शासन में आ जाए। ऋग्वैदिक काल में यह नियम नहीं था। अगर राजा का पुत्र योग्य है तो शासक बनेगा और नहीं है तो नहीं बनेगा। तो कबीले में यानी जन में जो व्यक्ति अपनी योग्यता प्रदर्शित करेगा उसे ही राजा बनाया जाएगा। तो यहाँ पे राजा का पद वंशानुगत नहीं होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल के आते आते राजा का पद
वंशानुगत हो गया। ठीक है, यहाँ राजा का पद क्या हो गया, वंशानुगत। बड़ा अंतर क्या हो गया, पद वंशानुगत नहीं है, और यहाँ पे बड़ा अंतर क्या है, यहाँ पर क्या हो गया था, वंशानुगत। यानी राजा के बाद उसका पुत्र शासक बन सकता था, राजा अपना उत्तराधिकारी चुन सकता था। नेक्स्ट बात करें कर की। अब राजा है, जन है, उसका राज्य है, और जन में जनता है। जन में क्या है, जनता। तो राजा के राष्ट्र में जनता है और राजा का कर्तव्य है जनता की सुरक्षा करना। अब राजा जनता की सुरक्षा करेगा तो इसके एवज में राजा जनता से कुछ कर लेगा, और उसी क्या कहा गया, कर कहा गया। तो जनता की जिम्मेदारी बनती है कि राजा हमारा प्रशासन संभाल रहा है तो जनता भी कर दे। लेकिन यहाँ पर कर कंपल्सरी नहीं था, अनिवार्य नहीं था, जनता अपनी इच्छानुसार कर देती थी। ठीक है, तो जनता इच्छानुसार कर देती थी, राजा के ऊपर कंपल्सरी, राजा के द्वारा कंपल्सरी थोपा नहीं गया था, पर अनिवार्य नहीं था कि प्रत्येक जनता को अपनी आय का 20%, 10%, 1/4 या 50% कर के रूप में देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कर अनिवार्य नहीं था, जनता स्वयं अपनी इच्छा से राजा को कर देती थी, और वह कर के रूप में फल, फूल, सब्जियाँ, गेहूँ, अनाज आदि हो सकता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंदर जो कर था वह अनिवार्य हो गया। क्या कर दिया गया, अनिवार्य। अब राजा जनता से क्या लेगा, कर लेगा। देखो यहाँ उसका क्षेत्र बड़ा हो गया, जन से जनपद बन गया, अपने आप को वो राजा कह रहा है, उसका पद भी वंशानुगत हो गया। पद वंशानुगत हो गया तो राजा को पता है कि मेरे मरने के बाद मेरा पुत्र ही शासक बनेगा। अगर पुत्र शासक बनेगा तो राजा अपने पुत्र के लिए संपत्ति छोड़ना चाहेगा, एकत्रित करना चाहेगा। संपत्ति एकत्रित कैसे होगी, करों के माध्यम से होगी। यहाँ सिर्फ काम चल रहा था राजा का, लेकिन अब राजा ने कर को जब अनिवार्य कर दिया तो संपत्ति बढ़ी और उसके जो पुत्र हैं उनके कार्य में आएगी। तो यहाँ राजा ने कर को अनिवार्य कर दिया और यहाँ पे राजा कर इच्छानुसार ले रहा था। अब बात करते हैं प्रमुख व्यवसाय की, वो भी विभाजन का सबसे बड़ा आधार है। तो व्यवसाय क्या था, ऋग्वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय था पशुपालन। ठीक है, पशुपालन प्रमुख व्यवसाय था, लेकिन कृषि भी थी। ठीक है, कृषि भी थी, लेकिन कृषि का स्थान यहाँ पर गौण था। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि ऋग्वैदिक काल के लोग कृषि से परिचित नहीं थे या कृषि नहीं जानते थे या कृषि नहीं करते थे। अगर कृषि नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। लेकिन यहाँ पर जो इनका जो प्रमुख व्यवसाय था वो क्या था, पशुपालन था। और दूसरा व्यवसाय कौन सा था, कृषि। तो कृषि का स्थान गौण था और पशुपालन का स्थान क्या था, महत्वपूर्ण। तो पूछा जाए ऋग्वैदिक काल के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है, तो ऋग्वैदिक काल के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है, पशुपालन। और उत्तर वैदिक काल के आते आते इस पशुपालन के स्थान पर जो व्यवसाय बना वह बन गया कृषि। ठीक है, यहाँ प्रमुख व्यवसाय क्या है, कृषि, और यहाँ क्या है, पशुपालन। सिंधु सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था, कृषि। ये अंतर अभी हमारा है ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल का, लेकिन आपको तुलना कर लेनी चाहिए। जब हम सिंधु सभ्यता पढ़ चुके हैं और आगे हम ऋग्वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता, तो यहाँ पर भी बहुत सारे अंतर पाए जाएंगे। जैसे कि सबसे मोटा अंतर तो यही है, सिंधु सभ्यता जहाँ नगरीय सभ्यता थी, वैसे मैं आगे बात करूंगा, सिंधु सभ्यता जहाँ नगरीय सभ्यता थी वहीं वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता के नाम से जानी जाती है। किस सभ्यता के नाम से, ग्रामीण। सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता के नाम से जानी जाती है। जहां सिंधु सभ्यता में मातृ सत्ता थी यानी मातृ सत्तात्मक थी, वहीं वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक थी। कैसी थी, पितृसत्तात्मक। ठीक है, ये मोटा मोटा अंतर है सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। अभी बात अपन ऋग्वैदिक काल उत्तर वैदिक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान होना चाहिए कि आप जब सिंधु सभ्यता पढ़ चुके हो तो तुलना करनी चाहिए। जहां सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, उसके बाद आने वाली सभ्यता वैदिक सभ्यता नगरीय होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, सब कुछ प्रारंभ से शुरू हुआ और मानव ने प्रारंभ से अपनी शुरुआत की, तो वो सभ्यता कैसी होगी, ग्रामीण। पहले गाँव आएंगे, फिर क्या बनेंगे, शहर। जहां सिंधु सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी वहीं वैदिक सभ्यता कैसी थी, पितृसत्तात्मक। चर्चा आगे विस्तार से। अभी अपन देखते हैं उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक काल का ये प्रमुख अंतर। तो इनका समय है, पूरी सिंधु सभ्यता, पूरी वैदिक सभ्यता का समय 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व। जब आपको सिर्फ वैदिक सभ्यता का समय पूछा जाएगा तो ऊपर वाली बात सही है। इसे दो भागों में बांटा गया। विभाजन का सबसे बड़ा आधार क्या था, लोहा था। लोहे की प्राचीनतम साक्ष्य 1050 उत्तर प्रदेश अतिरंज खेड़ा एटा जिले से हमको लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ। बार बार मैं इसकी चर्चा कर चुका हूँ, पीछे लिखा चुका हूँ और आज मैं एक बार और लिखा दूंगा आपको।
तो ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल, लोहे की जानकारी नहीं थी, ये लोग लोहे से परिचित हो गए थे। इसे रचनात्मक काल कहते हैं, प्रारंभ थी, शुरुआत थी, रचना हो रही थी, और इसे परिवर्तन काल कहते हैं। ठीक है, एकदम से परिवर्तन होता है इसमें। इनका जो प्रदेश था या भौगोलिक क्षेत्र था वो सप्त सैंधव प्रदेश था। 7 नदियों के बीच के प्रदेश को सप्त सैंधव प्रदेश कहा। और इनका जो प्रदेश था वह था गंगा यमुना दोआब। ये इस क्षेत्र से आगे बढ़कर के गंगा यमुना दोआब तक चले गए थे। इनके प्रदेश को ब्रह्मव्रत प्रदेश कहा गया और इनके प्रदेश को ब्रह्म ऋषि देश कहा गया। यहाँ पर राज्य को जन कहा गया, साम्राज्य का विस्तार हुआ, 2 जन मिलकर के जनपद का निर्माण करे तो यहाँ पर राज्य को जनपद कहा गया। यहाँ का शासक राजन और राजा के नाम से जाना गया था और उत्तर वैदिक काल का शासक राजा कहलाया। इनका पद वंशानुगत नहीं था, इनका पद वंशानुगत हो गया था। कर इच्छानुसार लिया जाता था। ठीक है, जनता की इच्छा है, जनता इच्छा अनुसार गेहूं, फल, सब्जी वगैरह देती थी, लेकिन यहाँ पे कर को क्या कर दिया, अनिवार्य। इनका प्रमुख व्यवसाय पशुपालन था और कृषि गौण था, किंतु इनका प्रमुख व्यवसाय क्या था, कृषि। तो ये वैदिक सभ्यता में उत्तर वैदिक और ऋग्वैदिक काल का प्रमुख अंतर। अब इसकी आगे की बात अपन करते हैं विस्तार से। इसके बाद नेक्स्ट बात है आपके लिए वैदिक सभ्यता के जन्मदाता। जन्मदाता कौन है वैदिक सभ्यता के जन्मदाता? सिंधु सभ्यता में हम 4 कंकाल के आधार पर उनके निर्माण या जन्मदाता निकाल करके आए थे और हमने एक सीधा सीधा जो अर्थ निकाला था वो मिश्रित प्रजातियां थी। वैदिक सभ्यता के जो जन्मदाता है वो माने गए हैं आर्य। कौन माने गए हैं? आर्य। वैदिक सभ्यता के जन्मदाता के रूप में जो शब्द आया है वह आर्य है और आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ। ठीक है, आर्य का अर्थ क्या है? श्रेष्ठ है। तो आर्य अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे और इन्हें वैदिक सभ्यता का जन्मदाता माना गया। और आर्य क्या है? एक छोटा सा प्रश्न आपसे, आर्य जाति है, जनजाति है, संप्रदाय है? ठीक है, जाति है, जनजाति है, संप्रदाय है, या कोई धार्मिक समूह का लोग हैं, धार्मिक समूह है, या फिर तो आर्य शब्द की उत्पत्ति, आर्य ना तो कोई जाति थी, ना जनजाति थी, ना संप्रदाय था, आर्य। तो आर्य शब्द की उत्पत्ति भाषाई वर्ग के आधार पर हुई। किस वर्ग के आधार पर? भाषाई वर्ग के आधार पर। तो भाषा, जिस भाषा को बोलते थे उस भाषाई वर्ग के आधार पर आर्य शब्द, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अंग्रेजी बोलने वालों को अपन अंग्रेज कहते हैं। जो अंग्रेजी भाषा बोलते हैं उसे क्या कहते हैं? अंग्रेज। तो इनकी जो भाषा थी उसके आधार पर इन्हें क्या कहा गया? आर्य कहा गया। हिंदी भाषा बोलने वालों को हिंदुस्तानी, ठीक है, मारवाड़ी भाषा बोलने वाले को मारवाड़ी कहा गया। तो भाषा के आधार पर आर्य शब्द की क्या हुई? उत्पत्ति। सीधा सा प्रश्न आता है, आर्य शब्द का तात्पर्य है किसी जाति से है, जनजाति से है, संप्रदाय से है, या किसी भाषाई वर्ग से? तो आर्य शब्द का तात्पर्य भाषाई वर्ग से है। अब आर्य कौन थे, कहाँ से आए, इसकी बात। ठीक है, तो इसको लेकर के, आर्यों को लेकर के 2 मत बनते हैं। एक मत है हमारे पास भारतीय मत। ठीक है, एक मत कौन सा है? भारतीय मत। और दूसरा मत आता है विदेशी मत। ठीक है, विदेशी मत। तो भारत में अंग्रेजों का शासन था और इस अंग्रेजों के शासन के चलते अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारियां दी और भारतीयों ने भी दी कि आर्य कौन थे, कहाँ से आए। तो भारतीय मत और विदेशी मत, इन दोनों की बात करते हैं अपन। तो वैसे तो मत बहुत सारे हैं, लेकिन आपको कौन कौन से याद करने हैं मैं उनकी बात करता हूँ। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। तो स्वतंत्रता सेनानी हमारे, कांग्रेस के समय से रहे और भारत को आज़ाद कराने में या भारत को स्वराज्य प्राप्त कराने में इनका महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इन्होंने इस प्रकार के नारे दिए। ठीक है, अपना मत रखा, होम रूल लीग या होम रूल आंदोलन की शुरुआत की। तो ऐसे में बाल गंगाधर तिलक वैदिक सभ्यता के बारे में भी अपने मत रखते हैं और इन्होंने आर्यों के आगमन, यानी कि भारत, ये आर्य आए कहाँ से, उनकी बात है कि आर्य कहाँ से आए, इनका मूल स्थान क्या था या मूल निवासी कहाँ के थे, उसको लेकर के अपन बात कर रहे हैं। तो आर्य को मूल स्थान को लेकर के बाल गंगाधर तिलक ने जो अपना मत दिया है वह दिया है आर्कटिक प्रदेश। ठीक है, आर्कटिक
प्रदेश कि आर्य भारत के नहीं थे, ये आर्कटिक प्रदेश से आए थे, सुदूर दक्षिण से आए थे, तो इन्होंने दक्षिण ध्रुव को आर्यों का मूल स्थान माना है। ठीक है, अब ये स्थान या ये जगह जो इन्होंने बताई आर्कटिक प्रदेश, वो कहाँ बताई? तो बाल गंगाधर तिलक ने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम आपको याद होना चाहिए, और उस बुक का नाम है आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज। ठीक है, आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज में आर्यों की उत्पत्ति आर्कटिक प्रदेश से मानी है। कौन से प्रदेश से मानी है? आर्कटिक प्रदेश से, कि आर्कटिक प्रदेश से यह आए थे। अब ये बात सही है या गलत है, इस मत को कौन स्वीकार करता है उसकी बात बाद में। अभी अपन पढ़ रहे हैं आर्यों के मूल स्थान को लेकर के भारतीय मत या देशी मत। एक व्यक्ति है डॉक्टर अविनाश दास और एक व्यक्ति है संपूर्णानंद। डॉक्टर अविनाश दास और संपूर्णानंद, ठीक है, 3 व्यक्ति हो गए आपके पास, लेकिन 2 व्यक्ति मिलकर के अपनी एक राय देते हैं। तो डॉक्टर अविनाश दास और संपूर्णानंद ये दोनों कहते हैं कि आर्य भारत से बाहर से नहीं आए थे, मतलब ये बाहर से नहीं आए थे, भारतीय थे, और इनका जो मूल स्थान था इन्होंने बताया है सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक है, इन्होंने अपना आर्यों का जो मूल स्थान बताया हुआ है, कौन सा बताया? सप्त सैंधव प्रदेश। डॉक्टर अविनाश दास और संपूर्णानंद कहते हैं आर्य भारत के ही निवासी थे और जिस जगह रह रहे थे वो सप्त सैंधव प्रदेश। इस मैप में आपने चर्चा कर ली है, सप्त सैंधव प्रदेश क्या है। एक व्यक्ति और हमारे, जिनका नाम है दयानंद सरस्वती। ठीक है, 18वीं और 19वीं शताब्दी में भारत में धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन हुए और उन्हीं धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन से जुड़े हुए एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है दयानंद सरस्वती। और उन सामाजिक सुधार आंदोलन में राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद का महत्वपूर्ण स्थान है और इनके द्वारा अपनी एक संस्था की भी स्थापना की जाती है। आप बताएं, देखिए किस संस्था की स्थापना की थी इन्होंने। तो दयानंद सरस्वती भी अपना एक मत रखते हैं वैदिक सभ्यता के आर्यों के मूल स्थान के बारे में, और इन्होंने जो अपना मत दिया वह दिया तिब्बत। ठीक है, तिब्बत चाइना का एक हिस्सा, तिब्बत प्रदेश जो भारत और नेपाल से ऊपर उत्तर दिशा में है, या आप कह सकते हो उत्तर पूर्वी दिशा में है तिब्बत। तो इन्होंने कहा कि आर्यों का आगमन तिब्बत से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट एक व्यक्ति हैं DS त्रिवेदी। DS त्रिवेदी भारतीय मत है, भारतीय नाम है। DS त्रिवेदी ने जो इनका मूल स्थान बताया वह बताया देविका प्रदेश। DS त्रिवेदी ने इनका जो मूल स्थान बताया वह बताया देविका प्रदेश, और देविका प्रदेश को हमने जो समीकरण बैठाया है वह बैठाया है अफगानिस्तान के साथ। ठीक है, DS त्रिवेदी ने अपना जो मत बताया वह देविका प्रदेश बताया है और देविका प्रदेश अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट नाम और है गंगानाथ झा। ठीक है, गंगानाथ झा, गंगानाथ झा कहते हैं, आप इनके नाम से इनकी जगह का अंदाज़ा लगा सकते हो। यह बताते हैं गंगा यमुना दो आब। ठीक है, जो उत्तर वैदिक काल में था ना, गंगा यमुना दो आब, दो आब होते हैं, 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को दो आब कहते हैं, और 5 नदियों के बीच के क्षेत्र को पंजाब कहते हैं। जैसे पंजाब बना है हमारा, तो 2 नदियों वाला दो आब। तो गंगानाथ झा ने जो बताया गंगा यमुना दो आब, DS त्रिवेदी ने देविका प्रदेश, दयानंद सरस्वती ने तिब्बत, अविनाश दास और संपूर्णानंद ने सप्त सैंधव प्रदेश और बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक प्रदेश। तो इंपॉर्टेंट इसके अंदर आप बाल गंगाधर तिलक याद करो, अविनाश दास और संपूर्णानंद और दयानंद सरस्वती, जिनको लेकर के आपसे पूछा जा सकता है कि दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का मूल स्थान कौन सा था? तिब्बत। बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक प्रदेश, आर्यों का मूल स्थान अपनी किस पुस्तक में माना है? आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज में। तो ये हमारे कुछ भारतीय मत थे। इसके बाद हैं कुछ विदेशी मत। ठीक है, तो विदेशी मत का जिक्र करेंगे हम अगली क्लास में कि कौन कौन से विदेशी हैं जो यह मानते हैं कि आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे,
बल्कि इन्होंने बाहर से भारतीयों आर्यों को माना। तो विदेशी मत की करेंगे चर्चा हम कल। आज की हमारी क्लास वैदिक सभ्यता का समय और वैदिक सभ्यता में ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल का हमने विशेष अंतर देखा, मोटे मोटे अंतर को देखा। इसके बाद हम इसके आगे की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।